बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बार फिर पाकिस्तान के सबक चीफ जस्टिस जनाब इरशाद हसन खान साहब के साथ हैं। जनाब इरशाद हसन खान साहब पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं। इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को 3 साल की मुद्दत दे दी थी इलेक्शन करवाने के लिए मुशर्रफ को, और उसका इख्तियार तरमीम का इख्तियार भी मुशर्रफ को दे दिया गया था। तो फरमाइए सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसीबत ये है कि 90 क्या 95% लोग हमारे क्रिटिसाइज करते हैं, तजिया करते हैं, लेकिन फैसलों को पढ़ते नहीं। अब फैसला मेरे सामने होता तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैं पहले भी कई दफा इसका जिक्र कर चुका हूँ कि वहां तो जफर अली शाह केस में जेरे तलब नुक्ता ही ये था कि भी तरमीम इसको मिले या इसको ना मिले। मैंने सुप्रीम कोर्ट का बोल तो मैं अकेला नहीं था, 11 जजेस का बेंच था, वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था। सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, मेरे शाहजहां खान का फैसला नहीं था, 11 जजेस का फैसला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कुसू मोटो उसको तरमीम का इख्तियार नहीं दिया, बल्कि ये फैसला तलब बात थी वहां पे। क्योंकि जब चीफ जस्टिस ने मुशर्रफ साहब ने जब पीसीओ लगाया तो उसमें यही लिखा था कि उनको इख्तियार है आइन में अमेंडमेंट करने का, और आइन में अमेंडमेंट करते हुए उन्होंने पीसीओ दायर किया। तो हमें ये फैसला करना था, ये चीज फैसला तलब थी कि मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने का इख्तियार है या नहीं है। तो हमने तो उन्हें तरमीम का इख्तियार ही कोई नहीं दिया। जो इख्तियार उनको दिया गया वो कॉस्मेटिक था। हमने तो ये कहा कि भाई आपने जो 6 पॉइंट इकोनॉमिक एजेंडा जारी किया वो एक बहुत अच्छा एजेंडा था, और कई पॉलिटिकल पार्टीज का मंशूर भी उसी पे था। तो अगर इसको उन्होंने कहा कि हमें इस एजेंडे को हमने लागू करना है, इस पर अमल दरामद करना है, तो हमने कहा कि आपको इस 6 पॉइंट इकोनॉमिक एजेंडे पे अगर आपको अमल दरामद करना है, इस पर अमल दरामद करने के लिए आपको कोई आइन में तरमीम करनी पड़े तो आप कर सकते हैं, बशर्ते के मौजूदा आइन में इसकी कोई रुकावट हो। तो आइन में तो कोई रुकावट नहीं थी। हमने तो और उसमें बड़े बट लगाए। आप फैसला पढ़े में कई हमने इसका नाम क्या कंडीशन लगाई, और वो नामुमकिन था इलेक्शन, यानी तरमीम हो ही नहीं सकती थी। दूसरी चीज ये है जहाँ तक 3 साल का मामला है, तो मैंने जनाब खालिद अनवर साहब बहुत बड़ा नाम है, नामवर वकील है और बड़ी उनकी इंटेग्रिटी वाले वकील हैं और उसूलों की बात करते हैं। कभी जरूर बात अदालत में नहीं की, कई मरतबा मेरे सामने पेश हुए जो मैं चीफ जस्टिस था। तो मुकदमे के दौरान काफी ऐसे मुकदमा सुनते रहे, बेशुमार मुकदमा थे, 50 से ज्यादा मुकदमा था। 2.5 महीने तक केस की सुनवाई हुई। तो मैंने केस के आखिर में ये पूछा कि खालिद अनवर साहब आप ये बताएं कि फौज ने तो हुकूमत ने कब्जा कर दिया और पार्लियामेंट की तहरीर कर दी, और बाकी भी जो पॉलिटिकल अदारे थे वो भी खत्म हो गए, तो फिर क्या सोल्यूशन क्या है? मेरे एक कलम से तो फौज वापस नहीं जाएगी, तो टेक्निकल बात करें, आप भी समझते हैं। तो मैं आप सब मुगला साहबान से पूछना चाहता हूँ कि फौज को कैसे घर भेजा जाए, और मैं तैयार हूँ उसके लिए, क्योंकि आप सब तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। मैं फौज को घर भेजता हूँ, आप मुझे बताएं कि तुम्हें घर कैसे भेजा। तो मैं खालिद अनवर की तारीफ करता हूँ, और मैं पहले भी बड़ा मुफस्सल इंटरव्यू दे चुका हूँ कि खालिद अनवर ने बड़ा मुद्दबाना और सही एक बयान दिया अदालत के अंदर, जो रिकॉर्ड है। उसने कहा कि सर, आई विल नॉट आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। जो मैंने कहा था बताएं कि किस चुप्पे से कलम से इसको मैं कर दे दूं, तो क्या सर, आई विल नॉट आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। मकसद ये था कि ये तो मैं नहीं कहता कि
फौरन घर भेजने कैसे करते थे, कौन जाएगा घर? तो मैंने कहा फिर तरीका क्या है? उनका कि तरीका ये है, हैसियत लॉ ऑफिसर के मैं आपसे कह रहा हूँ, हैसियत एक वकील के नहीं, फाइनेंस की तरफ से नहीं कह रहा कि आप एक टाइम फ्रेम आती तौर पर हैसियत वकील मैं ये कहूँगा कि फॉर्म करना है, लेकिन आपने मुझे आज तलब किया है हैसियत ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और वहाँ एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हमें तो नई बात करनी है। तो मैं ये कहूँगा कि आप टाइम टेबल जिसके अंदर ही वापस जाए और इलेक्शन करवाए। बाहर के प्रेसिडेंट पेश हुए पाकिस्तान बार काउंसिल पे, उनसे मैंने पूछा कि आप क्या कहते हैं कि उनका भी एक साल के अंदर इलेक्शन करें और घर जाए। किसी ने कहा कि 1.5 साल, किसी ने कहा कि 9 महीने में। खालिद अनवर ने कहा कि बहसियत साहिल के वकील के मैं कहूँगा फॉरन फॉरन इलेक्शन करवाए। तो हमने कहा अच्छा हम इलेक्शन करवाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मंगवाते हैं कि आप इलेक्शन कितने दिनों में करवाएंगे, ताकि जो वो रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट की रोशनी में हम इलेक्शन का हुक्म दे दें कि आप इलेक्शन कराएं और घर जाएं। तो इलेक्शन कमीशन से हमने रिपोर्ट तलब की, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुफस्सल रिपोर्ट में ये कहा, जस्टिस कदीर चौधरी उस जमाने में इलेक्शन कमिश्नर थे, बड़े इंटेग्रिटी वाले थे, उनका नाम बड़ा यानी अच्छी अल्फाज में दिया जाता है, तारीफ खास करके उन्होंने की। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इलेक्ट्रल रोल जो है ये सारी अपडेट होने वाली, और इस वक्त मौजूदा जो इलेक्ट्रल रोल है ये नाकिस है और बेशुमार लोग इसमें शामिल नहीं है। हमें इसको अपडेट करना है और हमें जगह जगह जाके सेंसस करना है, इंटरव्यूज करना है। तो हमें कम से कम 3 साल का अच्छा लगेगा इसको अपडेट करने, उसके बाद में इससे पहले कई पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल कि जब तक इलेक्टोरल रोल अपडेट नहीं होती आप इलेक्शन ना करना है। यानी बहुत पहले, यानी इससे साल कबल पहले की बात है, मार्शल नहीं लगा था, उनके कहा इलेक्शन बिल्कुल ना कराएं क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल विल बी डिसरेस्पेक्टेड, तो आप इसको अपडेट करें। तो हमने ये सोचा कि बात तो ये सही है। तो 6 महीने गुजर चुके थे मुशर्रफ साहब को फौजी हुक्म जो है, तो हमने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से और वो 6 महीने भी शामिल हुए, हमने कहा 3 साल के अंदर अंदर आप इंतखाबात कराएं। तो हमारा जो ये इक़दाम था, आपको खुद माशाल्लाह अपने पाए के जर्नलिस्ट हैं, आप देख लीजिएगा, तमाम अखबारात ने एक कलम हो के इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट के जनरल को बहुत सारा आए, हमारे घर में भी आए, नॉन में, डन में, टाइम्स में, कोई अखबार ऐसी नहीं, पाकिस्तान खबरें आप पढ़ के देखें, मेरे पास उनकी सब तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा जबरदस्त काम है सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये 3 साल का जो पीरियड ना दिया जाता तो फिर ये वही करते 90 दिन वाला हिसाब जो जयललिता ने किया और 10 बरस पहले। तो हमने ये हुक्म दिया कि 3 साल के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन का जो खास डेट थी, मुझे याद नहीं 11 के 9 तारीख थी, कि इस जमाने में 30 साल पूरे होते थे, उससे 1 दिन पहले आप इलेक्शन करवा के रिस्टोर करें पार्लियामेंट को, और जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रिस्टोर करें पावर। अगर आपने रिस्टोर ना की तो आपको जो हमने वैलिडिटी दी उसको वापस ले लें। तो जो हमने वैलिडिटी दी सुप्रीम कोर्ट ने जमाने में जो वैलिडिटी दी उसको इंटरलेट कर दिया, उसको इंटरट्वाइन कर दिया। तो इससे पहले ताकि उसको लाजमी बनाने के लिए और इनकी नीयत देखने के लिए कि फौजी हुकूमत की नीयत क्या है, इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं कि नहीं करवाने,
शरीफुद्दीन पीरजादा इनके सीनियर करीब एडवाइजर थे और उस केस में भी पेश हो रहे थे। तो हमने उनको तलब किया और हमने ओपन कोर्ट में कहा, रिकॉर्डिंग है, हमने कहा कि आप जाएं चीफ इलेक्शन चीफ ऑफ स्टाफ के पास, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव के पास, जनरल मुशर्रफ के पास जाएं आप और उनसे पूछ के आए कि अदालत पूछ रही है कि हमें बताएं कि आप इलेक्शन कब कराएंगे और जमहूरी अदारे जो है इनको कब बहाल करें, और लेके आए कब मुझे जवाब दें। दूसरे दिन फिर पेश हुई, हमने उनको फिर तलब किया, पीरजादा साहब से तो पूछा कि आपने इंस्ट्रक्शन दी, तो मैंने कहा कि आपका क्या जवाब है? उनका नहीं, हम इलेक्शन करवा देंगे। मैंने कहा नहीं, इसका नहीं चले, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ और स्पेसिफिक जवाब दें आप, हाँ में या ना में, कि जो हमने तारीख दी है इससे पहले आप इलेक्शन करवा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पावर रिस्टोर करेंगे, पार्लियामेंट रिस्टोर करेंगे, सेनेट रिस्टोर करेंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को आप रिस्टोर करेंगे, हाँ या ना, इस 3 साल के अंदर, और इंस्ट्रक्शंस की बेसिस मुझे बताएं। तो ये वो पस मंजर थी जिसके तहत मैंने 3 साल की इजाजत दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी, मेरा फैसला था, लिखा मैंने, तहरीर मैंने किया था, लेकिन एक वो यूनानिमस डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, तो ये कहना मुनासिब नहीं कि ये शाहजहां खान का फैसला। अच्छा, तो इसमें फिर इतफाक ये है कि जब इलेक्शन हुए हैं आप ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन इलेक्शन की साख के बारे में, क्रेडिबिलिटी के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपका मजबूर हूँ, मुझसे राब्ता किया गया, तो मेरी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले कि हम चाहते हैं कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उससे राब्ता किया गया मेरी रिटायरमेंट से 1.5 महीना कबल कि हुकूमत ये चाहती है कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए, क्योंकि आपने कहा कि ये पार्लियामेंट जो है रिस्टोर की जाए, पार्लियामेंट रिस्टोर की जाए, सेनेट रिस्टोर किया जाए और जमहूरी अदारे बहाल किए जाए, तो आपसे बेहतर और कौन होगा? आप ही होगा, आप ही इलेक्शन करवा दें। तो मैंने इनकार किया, और मुझे किसने कहा ये? खुदा बख्शे जनरल जी खान ने, और उस वक्त उस मीटिंग में जस्टिस फकीर मोहम्मद खोकर जो जमाने में लॉ सेक्रेटरी थे वो भी मौजूद थे। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे याद है कि मरहूम सजाद अहमद जान का अयूब खान के इलेक्शन के दौरान क्या हाल हुआ, हा? और उन्होंने कहा कि मैंने दुकान सजाई थी, लुटेरे लूट के लिए गए, तो मैंने कहा मैं वो नहीं करना चाहता, मेरा वो टेम्परामेंट नहीं है। तो बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ, उससे हफ्ता कबल उनका इंतकाल हो गया, जिया खान का इंतकाल हो गया, वो एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी जगह जो आए जनरल हामिद खान, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और लॉ सेक्रेटरी के साथ मौजूद थे, तो और साथ मैंने फिर इनकार किया, मैंने कहा मेरी माजरत में मैं नहीं चाहता। तो फिर 3-4 रोज कबल पहली मरतबा मेरी उनसे मुलाकात हुई। तारिक अदील साहब जो उस जमाने में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुशर्रफ साहब के, उनका के लिए हम आपको जानते हैं। मैंने कहा कि बड़ा धन वाला मामला है और मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता। तो उन्होंने कहा कि हम आपको यकीन दिलाते हैं और हमें मालूम है आपका टेम्परामेंट, आप चीफ जस्टिस रहे 2 साल, आपको किसी ने इंटरफियर किया अपने काम में? तो ये हकीकत है, खुदा जानता है कि किसी की हिम्मत नहीं थी, फौजी या गैर फौजी, कि मुझसे वो मुलाकात करे। बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी उस जमाने में जनरल नकवी होते थे और वो
वो जनरल मुशर्रफ साहब के सीनियर भी रहे, उनके टीचर भी रहे, ये करीबी या नकवी? नकवी जनरल नकवी, वहाँ स्टाफ कॉलेज में। और ये नेशनल क्या नाम था, रिकन्सिलेशन वाला अदारा जो है वही चला रहे थे, अमेंडमेंट वाला होती थी। तो उन्होंने मुझे दरखास्त की कि मैं चीफ जस्टिस से मिलना चाहता हूँ, स्टाफ लिखा। तो मैंने इनकार कर दिया कि मेरा क्या काम है, मैं तो किसी फौजी को या गैर फौजी को भी नहीं मिलता, मैं तो किसी को मिलता ही नहीं था। आप पूछते किसी से मुकला से पूछते हैं, मैं तो काम से काम रखता था। तो मुझसे एक फंक्शन पे जनरल ज़ियाउल हक ने गिला किया, उसने कहा कि नकवी साहब आपको मिलना चाहते थे, जनरल मुशर्रफ ने, हाँ। और आपने इनकार कर दिया। हाँ। तो मैंने हंस के कहा कि नहीं, मैंने इनकार नहीं किया, आप लोग बहुत मसरूफ हैं, मैं भी मसरूफ हूँ, तो क्यों मैं आपका मजाक करूँ मुलाकातों में, तो इसलिए मैंने मिला। उनका नहीं, आप उनको मिल दो। मैंने अच्छा माना है। तो तशरीफ लाए मेरे कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ तरामीम करना चाहते हैं जुडिशरी के मामला में, ताकि कुछ असलाहत लेके आए। मैंने कहा कि भाई आपके इससे क्या ताल्लुक, आपको जुडिशरी क्या करना है? जुडिशरी के इंडिपेंडेंट आज भी खुदा के फल से वो हयात है, मुशर्रफ भी हयात है, मुशर्रफ भी। मैंने कहा कि तो जुडिशरी का मामला है, आपसे क्या ताल्लुक? और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस आ रहा है, लॉ कमीशन बैठा है, हाँ अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हम उसको लबैक कहते हैं। तो आप ऐसा करें कि लॉ कमीशन की बेशुमार रिपोर्ट चाहे होंगी, आप उनको मुताला करें और देखिए अब तक जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आप उस पर अमल दरामद करें और मैं आपके लिए हाजिर हूँ, जो भी काम करूँ। तो फिर उसके बाद मेरे पास जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, तो फिर उन्होंने कोशिश की, मुझसे मुलाकात की, क्योंकि वो थे, और उन्होंने कहा कि जो जमाबंदियाँ हैं, सॉरी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज, उस सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने लिख के भेजा कि आपसे से लिखा था, इलेक्शन कमीशन ये खुद मुख्तार अदारा है और मैं किसी की नहीं सुनता, चुनाचे मैंने उनकी नहीं सुनी, ऑन द कॉन्ट्ररी। हाँ मैं बता रहा था आपको ताकि वो लाइन कंप्लीट हो जाए, तो मुझे एश्योरेंस दिलाई तारिक अदीस साहब जो जमाने में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कि हम आपको हर किस्म का यकीन दिलाते हैं कि आप फेयर इलेक्शन करवाएं और हमारी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं। और नीचे क्या होता रहा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मुमकिन नहीं कि वो देखे कि ग्राउंड पे जाके क्या होता है, लेकिन किसी ने दौरान इलेक्शन और बहसियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुझे कोई अप्रोच नहीं किया। हाँ एक दफ़ा इंटरेस्टिंग वाक़या ज़रूर हुआ कि हमारे इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के बड़े नहीं आते थे मोहम्मद हुसैन साहब, तो वो नीचे से उनको तरक्की उन्होंने की, बट लेकिन जरूरत वाले आते तो मुझसे कोई रास्ता नहीं होता था हुकूमत का। अगर कोई हुकूमत की परेशानी होती थी तो वो सेक्रेटरी साहब को से रास्ता करते थे। तो सेक्रेटरी साहब ने जब इलेक्शन हो गया, आप जानते हैं कि इलेक्शन के बाद तो एक पीरियड होता है, फिर गैजेट छापता है, तो फौरन इलेक्शन होते ही तो रिजल्ट नहीं छप जाते ऑप्शन। तो उन्होंने मुझे रास्ता किया और मुझसे ये कहा, मोहम्मद हसन साहब हयात है माशाल्लाह, तो उन्होंने कहा कि आप पैगाम आया, ये तो नहीं बताया कि कहाँ से पैगाम आया, उनका एक पैगाम आया कि आप नोटिफिकेशन अभी इशू ना करना इलेक्शन में। तो मैंने कहा कि मिस्टर मोहम्मद हसन, आई हैव नॉट मेट यू एंड यू हैव नॉट स्पोकन टू मी, हैव आई मेट यू? मैं अच्छा खासा मौजूद मशहूर था उनका सर, तो मैं कहीं खतरनाक मामला है, अगर नोटिफिकेशन की जेल बढ़ा दी तो फिर उस पर नामजी होगी, डेकोरेशन होगी रिकॉर्ड में, और जिसको चाहेंगे रखेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं निकालेंगे। तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क मैं खुद किया, प्रिंटिंग प्रेस पे कमेंट किया, और मैंने उनको कहा कि भाई ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि नोटिफिकेशन जरूर धारण होते,
لیکن یہ خفیہ چیز ہے، کسی کو بتائیے نا. اگر آپ نے کسی کو بتا دیا کہ نوٹیفکیشن ایشو ہو رہی ہے تو پھر آپ کی مشکل آ گئی. اس کو راز میں رکھتا ہے، نوٹیفکیشن آئے رات کو تعقیب کرنے. اور میرے سمجھ میں رہ رہا تھا سپریم کورٹ میں، میں صبح 5 بجے کی چلے گئی، اور جب تک نوٹیفکیشن ایشو نہیں ہو گیا میں واپس نہیں آیا. جب میں گھر واپس آیا تو ایک بہت بڑے افسر وہ میرے پاس تشریف لائے. 11 بج گئے تھے، 11:30. تو میرے اٹینڈنٹ نے بتایا کہ باہر صاحب تشریف لائے. سمجھ گیا کہ یہ الیکشن کے سلسلے میں ہے. اس نے کہا انہوں نے ہفتے شروع یہ کیا کہ صاحب ہمیں اتنا ملی کہ آپ کی طبیعت ناساز اور ہمیں آپ کی صحت بہت مقدم ہے. میں ایمبولینس لے کے آیا ہوں اور مجھے ہو کہ میں آپ کو سنبھالے تاکہ آپ کی دماغ. اور وہ میں پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا، وہ زمین پہ بیٹھ گئے اور وہ میرے پاؤں پکڑ لی، میری ٹانگیں پکڑ لی اور وہ میری ٹانگوں کو دباتے رہے کہ آپ بیمار ہیں. اور پھر ٹانگیں اٹھاتے اٹھاتے انہیں ایک چھت پہ ہاتھ رکھا، ایک ٹانگیں رکھا، وہ اچھے کھاتے تھے. انہوں نے مجھے اٹھانا چاہا کہ وہ ایمبولینس میں لے کے جائے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے چھتی سے کہا کہ میں بیمار نہیں ہوں اور میں ہسپتال نہیں جاؤں کسی صورت. ہاں لگتا یہ ہے کہ بڑی آواز میں کہا میں نے نیکولائزر کھا لی ہے، آئی کانٹ فالو واٹ یو سے. اور یہ کہہ کے میں نے دوسری طرف پڑھ دیا. انہوں نے پھر میرا منہ سیدھا کیا. تو یہ ایکسرسائز کو 15-20 منٹ لگتی ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قابو نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دیا. ان کا اچھا مجھے ایک درخواست کر دیا، آپ کو میں حکم کریں کیا آ گیا کیا ہوا سے اس طرح نوٹیفکیشن جاری نہ کریں. تو میں نے اس کو پریشان ہو گیا. ان کا کہ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ گرین ٹیلی فون پہ بات کریں چیف آف اسٹاف سے